हेलो एवरीवन। तो हम DUM हिंदी का पेपर एनालिसिस कर रहे थे और इसी श्रृंखला में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक विस्तार से वर्णन किया था। मैं बार बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम विगत वर्षों के प्रश्नों की चर्चा इसलिए करते हैं ताकि दो काम हमारा आसान हो सके। सबसे पहले तो हम रिवीजन कर सके। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा दो ही उद्देश्य है, एक तो आपका एक रिवीजन हो, आप बहुत स्पीड में रिवीजन कर सके, और दूसरा जो संभावित प्रश्न हैं इसके इन प्रश्नों के विस्तार का मेरा उद्देश्य है कि जो संभावित प्रश्न हैं परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न, उन प्रश्नों को हम टैकल कर सकें। तो चलिए 1 से 5 प्रश्न की चर्चा करने के पश्चात हम छठे नंबर प्रश्न से आगे बढ़ रहे हैं। तो छठा नंबर प्रश्न है कि विद्यापति किस लोक भाषा के कवि थे। तो आपको याद होगा कि इससे पहले भी हमने चर्चा किया है विद्यापति के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, यानी विद्यापति मैथिल भाषा के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी हाँ, सही, विकल्प सी। चूंकि हम विद्यापति की चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हमारा उद्देश्य रिवीजन का है, तो हम विद्यापति के बारे में एक बार संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, विद्यापति का समय जो है मित्र वह 1350 से 1450 ईस्वी के आसपास हम मानते हैं। 1350 से 1450 ईस्वी, ठीक है, यह विद्यापति का समय है। विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरिमिश्र। विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरिमिश्र, याद रखिए, पंडित हरिमिश्र विद्यापति के गुरु का नाम था। विद्यापति का जन्म जो है बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में हुआ था। तो इसका भी स्मरण हम रखेंगे कि विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। अच्छा, विद्यापति ने जो है कुल 14 ग्रंथों की रचना की, जिनमें 3 अलग अलग भाषाओं में इन्होंने 14 ग्रंथों की रचना की, जिनमें संस्कृत में पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा, अवहट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका, वहीं मैथिली में इनकी सुप्रसिद्ध कृति पदावली। तो इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं कि इनकी रचनाओं में जो है इन्होंने मुख्यतः 14 ग्रंथों की रचना की, जो अलग अलग 3 भाषाओं में, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। स्मरण रहे कि मैथिली में इनकी कृति कौन सी है? पदावली। तो मैथिली की कृति है इनकी पदावली। वहीं अवहट्ट में इन्होंने लिखा कीर्तिलता और कीर्ति पताका, और कीर्तिलता की ही पंक्ति जो बार-बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, देसिल बाणा सब जन मिठा तब ते संजम पाऊं अवस्था। तो वो कीर्तिलता जो है और कीर्ति पताका, 2 प्रमुख रचनाएं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। संस्कृत की 2 प्रमुख रचनाएं जो हैं, एक भू परिक्रमा है और एक मैंने आपको बताया था पुरुष परीक्षा। तो इसका स्मरण आप लोग रख लेंगे, एक तो है पुरुष परीक्षा और एक है भू परिक्रमा। विद्यापति को विभिन्न आलोचक विभिन्न उपनामों से जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, कोई इनको अभिनव जयदेव कहते हैं, और कोई इनको कवि शेखर की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है। तो इनकी उपाधियों की चर्चा हम कर लेते हैं। तो इनकी जो प्रमुख 3 उपाधियां हैं वह मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और एक है कवि शेखर। इसका नाम हम लोग रख लेंगे कवि शेखर। अच्छा, विद्यापति की 2 महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति, एक तो देसिल बाणा सब जन मिठा
और एक बालचंद विद्यावही भाषा, दू नहीं लग गई दुज्जन भाषा। तो इसका स्मरण रखेंगे। इनकी काव्य पंक्ति अगर हम स्मरण रखना चाहें, काव्य पंक्ति, तो काव्य पंक्ति में देसिल बाणा सब जन मिठा, संक्षेप में मैं सिर्फ यहाँ देसिल बाणा लिख रहा हूँ, देसिल बाणा सब जन मिठा तब ते संजमपौ अभट्टा। और दूसरा क्या होगा इनका, बालचंद विद्यावही भाषा, बालचंद विद्यावही भाषा, दू नहीं लग गई दुज्जन भाषा। विद्यापति के विषय में एक और बात आप जानते हैं कि विद्यापति को बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। तो विद्यापति को जातीय कवि कहा, जातीय कवि कहा बच्चन सिंह ने, और इनको श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि, सिद्ध वाक कवि। विद्यापति के बारे में एक और बात जो स्मरण रखेंगे, विद्यापति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा श्रृंगारी कवि कहते हैं, वहीं विद्यापति को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्त कवि मानते हैं, और जॉर्ज ग्रियर्सन इनको रहस्यवादी कवि की श्रेणी में रखते हैं। तो विद्यापति के बारे में एक और बात, जो इनके विभिन्न कवि रूपों में मैंने आपको बताया कि इनको श्रृंगारी कवि कहते हैं। श्रृंगारी कवि कहते हैं कौन, दो बड़े नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं कौन, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। तो विद्यापति के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका हम स्मरण जरूर रखेंगे। और एक बात और है कि यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछी गई थी, या ये पूछा गया था कि विद्यापति की रचनाओं का रामवृक्ष वेणीपुरी ने किस क्रम में वर्णन किया है। तो रामवृक्ष वेणीपुरी के अनुसार विद्यापति के रचनाओं का क्रम याद रख लेंगे हम। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रामवृक्ष वेणीपुरी। रामवृक्ष वेणीपुरी ने विद्यापति की रचनाओं का क्रम निर्धारण किया, और इन्होंने सबसे पहले नंबर पे रखा, सबसे पहली रचना इनकी जो है वो है कीर्ति लता। कीर्ति लता, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रचना क्रम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और सबसे अंतिम बताया उन्होंने कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। और इसके बीच में दो महत्वपूर्ण रचनाएं जिसकी चर्चा मैंने आपसे पहले भी की है, एक भू परिक्रमा, दूसरे नंबर पर भू परिक्रमा, और फिर यहाँ पर पुरुष परीक्षा। इसी क्रम में रामवृक्ष वेणीपुरी ने विद्यापति के रचनाओं के क्रम का निर्धारण किया है। तो चलिए, इस प्रश्न का विस्तार इतना पर्याप्त है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था और आप सभी से परिचित हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आप जानते हैं 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, नागरिक पचाड़ी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से इसका संपादन किया गया था। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ का क्या नाम हुआ, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक कौन हुए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हमारा उत्तर हो गया। अच्छा, हिंदी साहित्य का इतिहास कभी कभी प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी में। इस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति पर लिखा था। तो इसका स्मरण हम रखेंगे, विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति। और जैसा कि
मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में नागरी प्रचारिणी द्वारा प्रकाशित, नागरी प्रचारिणी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये लिखा गया, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये लिखा गया। अगले विकल्प की ओर अगर हम अन्य विकल्प पर चर्चा करें तो हमारा पहला विकल्प है हिंदी साहित्य की भूमिका। आप जानते हैं यह साहित्य इतिहास ग्रंथ इसका है, यह साहित्य इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये साहित्य इतिहास हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछ लिया जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी, 1940 ईस्वी। अगला विकल्प है हिंदी साहित्य का या साहित्य का इतिहास दर्शन, और इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। जी हाँ, इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। और इसका संपादन जो है उन्होंने 1960 में किया था, और 1960 में ही हिंदी साहित्य का अतीत नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्य इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। तो 1960 हम प्रकाशन वर्ष भी साथ में लेकर चल रहे हैं ताकि परीक्षा में आपको क्रमवार रचना का क्रम जब आए लिखने के लिए तो आप उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। और अंतिम जो विकल्प है हमारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति है। इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में आप जानते हैं कि उन्होंने आदिकाल को संधिकाल और चारण काल की संज्ञा दी, और इसमें सिर्फ आदिकाल और भक्तिकाल की चर्चा ही ये कर पाए थे। तो ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो ग्रंथ है वह किसका है? राम कुमार वर्मा जी का है, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वह है 1938 ईस्वी। इसी में राम कुमार वर्मा जी ने बहुत भारी भरकम तो नाम को छोटे से नाम में समेट दिया था। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को इन्होंने संत काव्य और सूफी काव्य में हम लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया। तो इसी ग्रंथ में निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को इन्होंने संत काव्य कह दिया, और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, इन्होंने सूफी काव्य कह दिया, सूफी काव्य। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसी ग्रंथ में इन्होंने आदिकाल, इसमें सिर्फ ये आदिकाल से लेकर भक्तिकाल की ही चर्चा कर पाए, आदिकाल से भक्तिकाल तक, और लगभग 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के इतिहास ग्रंथ का इसमें चर्चा है। 1693 ईस्वी तक के समय की चर्चा इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में की है, और इसी ग्रंथ में इन्होंने आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल की संज्ञा दी, संधिकाल और चारण काल। साहित्य इतिहास ग्रंथ से हमारे परीक्षाओं में हर वर्ष प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हम साहित्य इतिहास ग्रंथ की चर्चा थोड़ी विस्तार में करेंगे प्रकाशन वर्ष के साथ साथ। तो देखिए, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ संभवतः आप सभी को अब याद हो ही गया होगा, फिर भी हम आपके साथ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, 1839 ईस्वी से हम शुरुआत करते हैं, जब हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ गारसा दत्तासी ने लिखा, और इसके शीर्षक क्या था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, इस्तवार दलाल लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, तो इस्तवार दलाल लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी 1839, आप सभी अवगत हैं। 1839 के पश्चात 1848 में मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा ई शुअराए हिंदी नाम से साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा। ये सभी प्रारंभिक ग्रंथ हैं जिन्होंने बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को परिपक्व होने में बहुत ही महती भूमिका निभाई और आधार स्तंभ के रूप में कार्य किया। तो 1839 के पश्चात 1848 में तज़किरा ए शुअराए हिंदी मौलवी करीमुद्दीन
करीमुद्दीन, तज़किरा ए शुअराए हिंदी, तज़किरा ए शुअराए हिंदी। मैं संक्षेप में लिखते जा रहा हूँ। 1848 के बाद अब आते हैं सब, इसके बाद जो है 1883 शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर की कृति शिव सिंह सरोज का नंबर आता है, शिव सिंह सरोज। मैं प्रकाशन वर्ष की चर्चा साथ में इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि परीक्षाओं में प्रकाशन वर्ष से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शिव सिंह सेंगर। 1883 के बाद 1888 में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है। तो 1888 द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है। और इसके लेखक कौन है, आप सभी परिचित हैं, जी हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके पश्चात अगर हम जर्नी को आगे बढ़ाएं तो 1888 के पश्चात 1913 में मिस्र बंधु विनोद, 1913 मिस्र बंधु विनोद, और कृति आप किसकी है आप जानते हैं, मिस्र बंधुओं की कृति है मिस्र बंधु विनोद। 1913 के बाद 1917 और 1920, 1917 में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स की रचना है, और 1920 में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो FIK की रचना है। तो 1917, 1917 और 1920, 1920 में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो एडविन ग्रीव्स की रचना है, और 1920 में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो FIK की रचना है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो FIK महोदय की रचना है। 1920 के बाद सबसे प्रमुख ग्रंथ 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929। उससे पहले अगर हम 1928 में कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी की कृति है कविता कौमुदी, 1928 में प्रकाशित हुई थी। तो 1920 के बाद हम चलते हैं 1929 में। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1929 के बाद एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 1938 में। 1938 में हम साहित्य इतिहास ग्रंथों की क्रमवार चर्चा कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ है और बार बार हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। 1938 के बाद हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1938 के बाद 1940 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। इसके पश्चात 1945 में नंद दुलारे वाजपेयी की कृति हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 1945, 1945 नंद दुलारे की कृति है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 1945 हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। संक्षेप में मैं लिख रहा हूँ नाम, आप संभवतः देख रहे होंगे, परंतु मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि लिखने में अतिरिक्त समय चला जाएगा और रिवीजन कम से कम समय में हो, इसका प्रयास हम करेंगे। तो 1945 में जो है 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी। 1945 के बाद 1949 में डॉक्टर नगेंद्र की रीति काव्य की भूमिका जो बहुत महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ है। 1949 रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका। 1949 के बाद 1952 में दो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखा, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ठीक है। तो 1949
1952 1952 की चर्चा करें तो इसमें जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दो महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, अगर आप ऐसे परीक्षा में लिख देंगे लिखित परीक्षा में तो गलत हो ही जाएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और ये किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 1950 के बाद 1900 सीधे हम आ जाते हैं 1960 में, और 1960 में जो है हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति है। हिंदी साहित्य का अतीत जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। और एक और ग्रंथ अभी मैंने आपको बताया था, नलिन विलोचन शर्मा का जो मैंने ग्रंथ बताया था, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, उसके बाद हम 3 प्रमुख ग्रंथ की रचना कर लेंगे जो 1985, 86 और 1996, इन 3 वर्षों में जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे गए, इन 3 महत्वपूर्ण वर्ष ये। 1985 में जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसको आप सब पढ़े हैं, आप सबने पढ़ा है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास आपने पढ़ा होगा, विश्वनाथ त्रिपाठी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने 1986 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा, जो आज भी हमारे लिए मील का पत्थर साबित होता है। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक की भूमिका लिखी थी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, मैं सिर्फ कीवर्ड लिख रहा हूँ। और 1996 जो आप परीक्षा की तैयारी करने के लिए तमाम विद्यार्थी पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो बच्चन सिंह का है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। आधुनिक संदर्भों में 3 प्रमुख ग्रंथ जिसका हम स्मरण रखते हैं। 2003 में हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे की कृति, 2004 में संपादक जिसके नीलाभ थे उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, और अंतिम में जो अभी आधुनिक विमर्शों में शामिल है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास जो नीरजा माधव जी ने 2012 में लिखा। तो इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। 2003, 2004 और 2012। 2003 में हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, 2004 में हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास इसके संपादक हैं नीलाभ, और 2012 में हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ओझल नारी इतिहास, और इसके लेखक हैं नीरजा माधव, लेखिका हैं नीरजा माधव। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की श्रृंखला में ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका रिवीजन हमने किया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लंबा हो चुका है तो हम तीव्र गति से इस सत्र का अंतिम प्रश्न है कि नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, और आप सभी अवगत हैं कि नाथों की संख्या 9 मानी गई है। तो नाथ साहित्य के बारे में 1-2 जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसकी चर्चा हम किए बिना कैसे चूक सकते हैं। तो नाथ साहित्य में आप जानते हैं नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। नाथों की संख्या मानी गई है 9। आप जानते हैं गोरखवाणी के नाम से पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के वाणियों का संग्रह किया है। गोरखवाणी, पीताम्बर दत्त
बड़कथवाल ने। और कभी कभी नाथों की साधना पद्धति से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हम याद रखेंगे नाथों की साधना पद्धति जो है वो हठयोग है। तो इसका जो साधना पद्धति है वह है हठयोग। हम बहुत ही तीव्र गति से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए हठ योग है तो ह का अर्थ जहां पर होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। ठीक है, इसका हम स्मरण रखेंगे। एक बात और कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ, आप जानते हैं। मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ जी के गुरु थे। ठीक है, तो चलिए विशेष चर्चा हम आगे करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।